हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विश्व इतिहास के बारे में। विश्व इतिहास से जो भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव ऐसे यूपीएससी, एसएससी या किसी भी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो विश्व मतलब हिस्ट्री में से आप जो विश्व इतिहास में जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वो इसी वीडियो में से आएंगे। एंड इस वीडियो को आपको क्या करना, पूरा देखना है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सही, तो दोस्तों इस वीडियो में क्या करूंगा, आपको टॉप 24 क्वेश्चन बताऊंगा इसको विश्व इतिहास के। इसको आपको मतलब पूरा वॉच करना है वीडियो को। एंड मैं खुद मतलब इस क्वेश्चन को करूंगा, अब मेरे साथ साथ आपको भी क्वेश्चनों के आंसर देना है कि इनमें से कौन सा सही है। आप देखते हैं कि अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो आपको पता चल जाएगी आप टॉप 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टेड टाइम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जैसा कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि सुधार आंदोलन क्या है। आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए विवेचनात्मक ज्ञान का प्रवर्तन, एंड क्वेश्चन आंसर बी मतलब ऑप्शन बी पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह, ऑप्शन सी परम राजश्री का उदय, एंड ऑप्शन डी मनुष्य के आचार व्यवहार में परिवर्तन। इसमें क्या पूछा है कि सुधार आंदोलन क्या है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो डियर जो सुधार आंदोलन क्या है, वो क्या है, एक पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह था। क्या था? पोप के प्रभुत्व के खिलाफ एक विद्रोह था। इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन के बारे में कुछ डिटेल से जानेंगे। तो सुधार आंदोलन पोप के प्रभुत्व के खिलाफ एक विद्रोह था। इस आंदोलन के प्रोटेस्ट सुधार आंदोलन कहा जाता है। एंड 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए इस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य धार्मिक क्षेत्र में रोम के पोप व चर्च के एकाधिकार को समाप्त करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो मैं इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रांति, ऑप्शन बी आम हड़ताल, ऑप्शन सी तोड़फोड़, ऑप्शन डी समझाना और प्रचार करना। इसमें से कौन सा राइट आंसर है? लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां क्या हैं, आपको बताना है कि लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं। आपके पास ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इनमें से सही बताना है। तो जो डियर स्टूडेंट, जो आपका इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद की जो विधियां हैं वो समझाना और प्रचार करना है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपका एसएससी एफसीआई एंड परीक्षा में पूछा गया था। एंड इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, तो समझना और प्रचार करना है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि 1850 के दौरान ब्रिटेन क्या कहलाने लगा। ऑप्शन ए छोटा महाद्वीप, ऑप्शन बी दुनिया का कारखाना, ऑप्शन सी मजदूरों का राजा है, ऑप्शन डी फैक्ट्री का मालिक। जो 1850 के दौरान ब्रिटेन को क्या कहलाने लगा, आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो 1850 के दौरान ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। क्या कहलाना लगा? दुनिया का कारखाना ब्रिटेन। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। एंड अब इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे ब्रिटेन के बारे में। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं के विश्व व्यापार में प्रभुत्व था। अन्य देशों की तुलना में ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर निर्मित वस्तुओं को उत्पादित किया गया। तकनीकी तथा संगठनात्मक सुधार के कारण ब्रिटेन के उत्पादन में नाटकीय वृद्धि हुई। ब्रिटेन की इस वृद्धि की विश्व के अन्य देश प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। इसी कारण ब्रिटेन को 1850 ईस्वी के बाद विश्व का कारखाना कहा जाने लगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि रूस के पॉपुलिस्टिक आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन थे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिखाइल वैक्यूइन, ऑप्शन बी गार्की, ऑप्शन सी लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन डी तुर्गनेव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो रूस की पॉपुलिस्टिक आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य थे वो थे आपके मिखाइल वैक्यूनिन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। एंड इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो मिखाइल वैक्यूनिन एक रूसी क्रांतिकारी अराजकतावादी और समूहवादी अराजकतावाद के संस्थापक था। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है। जो समाजवाद है वो किसका आंदोलन है। आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए बुद्धिजीवी, ऑप्शन बी गरीब लोग, ऑप्शन सी मध्य वर्ग, ऑप्शन डी कामगार। तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या पूछा है कि समाजवाद
मूलतः किसका आंदोलन है? तो डियर स्टूडेंट, समाजवाद जो मूलतः जो आपका आंदोलन है वो है कामगार का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो समाजवाद मूलतः कामगार लोगों का आंदोलन है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि मार्को पोलो किस लिए विख्यात हैं? मार्को पोलो किस लिए विख्यात हैं? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड की खोज करने के लिए, ऑप्शन बी चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए, ऑप्शन सी गुड होप कैप का चक्कर लगाने के लिए, ऑप्शन डी कनाडा की खोज करने के लिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियोशन जो मार्को पोलो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डियोशन जो मार्को पोलो है वो चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो मार्को पोलो सन 1254 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए विख्यात हैं, मतलब प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी उपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जर्मनी। 19वीं शताब्दी के दौरान पूछा है कौन सा देश बड़ी उपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो डियर वो उभरा था आपका ब्रिटेन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात के बाद, खैर ये तो सेम है, हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें एंड बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे भी आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में पूछेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? ऑप्शन ए ट्राफलगर की लड़ाई, ऑप्शन बी वाग्राम की लड़ाई, ऑप्शन सी पिरामिड की लड़ाई, ऑप्शन डी ऑस्टरडीज की लड़ाई। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ट्राफलगर की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें क्या पूछा है कि नेपोलियन फ्रांस की अंतिम लड़ाई की हार पूछा है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो विकल्प में दी गई लड़ाइयों में से नेपोलियन की हार मात्र ट्राफलगर की लड़ाई 21 अक्टूबर 1805 में हुई थी। यह नेपोलियन की अंतिम हार नहीं थी। इसकी अंतिम हार वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई 18 जून 1815 में हुई थी, जो कि इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि सूची फर्स्ट मिलान, मतलब सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आपका मिलान करना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा और दूसरा ले लेते हैं। तो हॉब्स इसमें से हॉब्स है जो इसके लिए कौन सा है? तो हॉब्स का जो है जिसमें नाम एवं घटना बताया है इसमें, तो मैं कौन सा नाम किसकी घटना से मतलब रिलेशन करता है? तो हॉब्स जो है वो चार्ल्स प्रथम की फांसी को करता है। ऑप्शन ए का जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो उसमें पूछा है कि रूस को किसके लिए प्रसिद्ध था, तो वो कौन सी घटना हुई रूस में? वो फ्रांसीसी क्रांति। एंड क्वेश्चन नंबर सी है, उसमें लॉक के लिए पूछा है। तो लॉक में जो आएगा आपका गौरवमय क्रांति आएगा। एंड हिटलर की जो है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके कुछ क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था ये पूछा है। ऑप्शन ए कुबेर, ऑप्शन बी गैरिबोल्डी, ऑप्शन सी मुसोलिनी, ऑप्शन डी मेजिनी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो वो नहीं था आपका मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका? ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट क्यूबूर और गैरिबोल्डी को दिया जाता है। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। मुसोलिनी इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए गैरिबोल्डी, ऑप्शन बी विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन सी काउंट क्यूरी, ऑप्शन डी
जोसेफ मेजनी। तो डियरेशन क्या पूछा, किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? तो डियरेशन जो यंग व्यक्ति की जो इटली की जो शुरुआत की थी वो की थी आपकी जोसेफ मेजनी ने, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो यूसेफ मेजनी ने 1831 ईस्वी में रिपब्लिकन इटालियन राष्ट्र को संगठित करने के लिए यंग इटली आंदोलन की शुरुआत की। प्रश्न में जोसेफ मेजनी दिया गया है, समझ अंग्रेजी उच्चारण में ऐसी भिन्नता आ गई है, मतलब जो है जिसका जो राइट आंसर है वो है आपका जोसेफ मेजनी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है डियर स्टूडेंट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराई गई? ऑप्शन ए टोक्यो एवं हिरोशिमा, ऑप्शन बी नागासाकी एवं मियाजाकी, ऑप्शन सी सेदई एवं हिरोशिमा, ऑप्शन डी हिरोशिमा एवं नागासाकी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जापान में किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए, वो गिराए गए थे आपके हिरोशिमा एवं नागासाकी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानना जरूरी है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 12 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को एवं नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो डीएस क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? ऑप्शन ए वास्तिल, ऑप्शन बी कम्युन्स, ऑप्शन सी जैकोबिन क्लब, ऑप्शन डी फिलिंटिस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर उसका राइट आंसर है वो वास्तिल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। एंड अब बात करते हैं कुछ इसके क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, ऑप्शन बी पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी, ऑप्शन सी महाशक्तियों के बीच तनाव, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर शीत युद्ध के जो अभिप्राय सभी हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने के लिए जरूरी है। तो शीत युद्ध से अभिप्राय पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, पूंजीवादी अमेरिका एवं उसके सहयोगी और साम्यवादी सोवियत संघ रूस एवं उसके सहयोगी के बीच वैचारिक दुश्मनी और महाशक्तियों के बीच तनाव से। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सेकंड ग्लोरियस क्रांति, ऑप्शन थर्ड स्वतंत्र की अमेरिका लड़ाई, ऑप्शन फोर रूसी क्रांति। इसको हमें क्या करना है कि क्रमानुसार लिखना है। तो ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो इसके आंसर के लिए हम डायरेक्ट इसके आंसर पे चलते हैं। तो जो ग्लोरियस क्रांति थी वो आपकी 1688 लेकर 1689 एंड स्वतंत्रता जो अमेरिका लड़ाई 1773 एंड फ्रांसीसी क्रांति 1789 एंड रूसी क्रांति 1917 में लड़ी गई थी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल होना, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी अमेरिका सिविल वार, ऑप्शन डी अमेरिका स्वतंत्र युद्ध। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर क्वेश्चन नंबर जो 16 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। इसके बाद हम थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। बोस्टन चाय पार्टी की घटना अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के दौरान 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है डियर स्टूडेंट क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? आपके पास ऑप्शन ए ट्रिनोन समझौता, ऑप्शन बी वर्साय समझौता, ऑप्शन सी पेरिस समझौता, ऑप्शन डी सेट जर्मन समझौता। तो इसमें क्या पूछा है क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? तो डियर जो क्रीमियम युद्ध का जो समापन हुआ था वो पेरिस समझौता के अकॉर्डिंग हुआ था, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। तो क्रीमियम युद्ध जो अक्टूबर 1853 से फरवरी में हुआ था, जो 1856 तक हुआ। समापन पेरिस समझौता 30 मार्च 1856 के तहत हुआ था। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा कि 1854 से लेकर 1856 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए रूस और तुर्की, ऑप्शन बी यूएसए और इंग्लैंड, ऑप्शन सी रूस और जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड और फ्रांस। तो इसमें जो क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था इसमें यह पूछा है।
तो डियर किन के बीच आपका क्रिमियन युद्ध लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था आपका रूस और तुर्की, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। एंड इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो क्रिमियन का युद्ध 1854 ईस्वी में शुरू हुआ और 1856 में समाप्त हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस एवं तुर्की के संयुक्त सेना ने रूस को पराजित किया था। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है डियर, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा? जो आपका प्रथम जो फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वार हुआ था, जापान किसकी ओर से लड़ा था? ऑप्शन ए किसी की ओर से नहीं, वह तटस्थ था। ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ जर्मनी के साथ। ऑप्शन सी अपनी ओर से रूस के खिलाफ। या ऑप्शन डी जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? तो डियर जो इसका राइट आंसर है वो जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध में जापान दूरी शक्तियों जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी आदि के खिलाफ मित्र राष्ट्रों यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि के साथ, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह जर्मनी के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और आदि के विरुद्ध था। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के, क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? ऑप्शन ए ताशकंद संधि, ऑप्शन बी वार्सल संधि, ऑप्शन सी तिलसिट संधि, ऑप्शन डी वार्लिन संधि। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? तो डियर जो आपका जो प्रथम विश्व युद्ध किस संधि के दौरान हुआ था वो वार्सल संधि के थ्रू समाप्त हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो वार्सल की संधि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया एंड 11 नवंबर 1918 को जर्मनी को आत्मसमर्पण कर दिया गया। 18 जून 1919 को जर्मनी व मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, इटली व रूस ने फ्रांस में पेरिस के निकट स्थित वर्साय में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक समापन माना गया। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो ड्यूरेशन वो था आपका चीन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था। एंड इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीन उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से नहीं था जिन्हें मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था। जर्मनी, जापान एवं इटली द्वारा संयुक्त रूप से एक त्रिपक्षीय संधि पर 26 सितंबर 1940 को हस्ताक्षर किया गया तथा जिसके तहत द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्ति का स्थापना हुई। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि मैन काम का लेखक कौन है? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी मैजनी। तो डियर्स जो मैन काप का जो लेखक है वो है आपका हिटलर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो मैन काप हिटलर की आत्मकथा है। हिटलर को नाजीवादी विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है। इसने एक राष्ट्र, एक नेता, एक नारा देकर जर्मनी में वर्ष 1920 में नाजी दल की स्थापना की और वर्ष 1933 में जर्मनी का चांसलर बना था। इसके 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि राज सिंहासन में बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा रानी कौन है? ऑप्शन ए क्वीन विक्टोरिया, ऑप्शन बी क्वीन एलिजाबेथ II, ऑप्शन सी क्वीन मैरी ट्यूअर, ऑप्शन डी क्वीन एनी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी क्वीन मैरी ट्यूडर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट्स जानेंगे। तो जो क्वीन एनी था उनका जन्म हुआ था 6 फरवरी 1665, जो सिंहासन में बैठी 8 मार्च 1702 से बैठी 37 वर्ष 1 माह के लिए। एंड क्वीन जो बैक्टीरिया थी वो 24 मई 1819 के लिए बैठी, जो जिसका सिंहासन हुआ था आपका 20 जून 1837 को हुआ था। अब बात करें क्वीन एलिजाबेथ 21 अप्रैल 1926 को हुई थी, वो जन्म हुआ था इनका 6 फरवरी 1952 को ये आपके सिंहासन पर बैठी सिंहासन हुआ था। एंड क्वीन मैरी ट्यूडर के बारे में बात करें तो ये 18 फरवरी 1516 को हुई थी। एंड जो सिंहासन रोहन हुआ था आपका 19 जुलाई 1553 में 37 वर्ष 5 माह के लिए। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, अंतिम क्वेश्चन है आज का। तो इसमें पूछा कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए 17 नवंबर 1972, ऑप्शन बी 17 अक्टूबर 1971, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर,
1974। ऑप्शन डी 16 दिसंबर 1971। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था, वो था 16 दिसंबर 1971 में। एंड इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आई होप आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो इस वीडियो को उस स्टूडेंट पर जरूर भेजें। एंड और भी ऐसी एजुकेशन वीडियो बनाता रहूँगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।